वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री की सीरीज का चौथा लेक्चर है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे राजपूतों की और हाउ दे रूल्ड, व्हाट वर द डिफरेंट क्लैंस, क्या उनका रोल रहा। अगर आप राजपूत को समझना चाहें तो आप हम ये समझ सकते हैं कि हर्षवर्धना के बाद अगर किसी ने इंडियन नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री को डोमिनेट किया तो वो राजपूत थे। और राजपूत के अंदर भी डिफरेंट क्लैंस थे, राजपूतों में भी डिफरेंट क्लैंस थे, डिफरेंट जिसको कहें कि कुल जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो थे। और कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे इसके बाद जब हम अरब टर्किश इन्वेजन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस राजपूत क्लैंस वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स एंड दिस बिकेम अ मेजर रीजन फॉर यू नो weakening of the weakening of India or weakening of the northern Indian Empire, and that became the gateway for the Turkish and the Arab invaders to come in and establish themselves. So let's see what happened. So we'll begin with this Rajputs. So who were the Rajputs? They consisted of 36 different clans, and क्लैंस का मतलब यहाँ था कि फैमिली लाइन या जिसे हम वंश या कुल जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो थे। और इनके भी इन ये जो 36 डिफरेंट क्लैंस थे ये भी 3 डिफरेंट लाइंस ऑफ डेसेंट से आते थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी। सो डिसेंडेंट्स ऑफ सन गॉड, मून गॉड एंड फायर गॉड। सो सूर्य, चंद्र और अग्नि के जो वंशज थे उन वो जो 36 क्लैंस थे उनको उसमें भी डिवाइड कर दिया गया। सो इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं हम इसकी कि ये हमने पहले भी देख रखा है कि जो हमारा मिडिवल पीरियड है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अभी हम इस पीरियड में कहीं हैं 8 to 12th सेंचुरी में। हु वर द राजपूत्स? देयर इज अनदर क्लेम कि कुछ कहते हैं कि ये लॉर्ड राम के वंशज थे तो सूर्यवंशी जिन्हें कहा गया, या कृष्ण के जो वंशज थे उन्हें चंद्रवंशी कहा गया, और हीरो स्प्रैंग फ्रॉम द, या जो अग्नि के वंशज थे हमने पहले भी डिस्कस किया। ये अर्ली मिडिवल पीरियड का और ये जो टाइम पीरियड है 647 से 1200 एडी तक का, ये राजपूत टाइम पीरियड है रफली, क्योंकि 1192 के आसपास जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की बैटल ऑफ तराई होगी वहां पे उसके बाद से आप देखेंगे कि देयर वाज अ डिक्लाइन इन द राजपूत, और देवर लाइक वो बहुत छोटे छोटे कहना चाहिए किलों में और छोटी छोटी रियासतों में सिमट के रह गए थे। खैर आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द डेथ ऑफ हर्षा टू द 12th सेंचुरी, तो हर्षवर्धना की डेथ के बाद से लेके 12वीं शताब्दी तक, 12th सेंचुरी तक, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया वाज मोस्टली इन द हैंड्स ऑफ राजपूत डायनेस्टीज एंड दे बिलोंग टू द एंशिएंट क्षत्रिय फैमिलीज। सो क्षत्रिय थे, और जो हमने एंशिएंट में हम जो वैदिक कल्चर में हम वर्ना सिस्टम पढ़ते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये क्षत्रिय थे, वहां से बिलोंग करते थे। देवर 36, ये हमने पहले भी देखा कि 36 राजपूत क्लैंस थे, और मेजर कौन कौन से थे? द प्रतिहाराज ऑफ अवंती, द पालाज ऑफ बंगाल, चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, राठौर्स ऑफ कन्नौज, गोहिलाज और सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, परमार्स ऑफ मारवा, सेनाज ऑफ बंगाल, सोलंकीज ऑफ गुजरात। तो ये कुछ मेजर राजपूत क्लैंस थे जो डोमिनेट कर रहे थे। हम इसमें से सबको तो नहीं देखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम उनको देखेंगे। देखिए एक चीज़ हमेशा हिस्ट्री में ध्यान रखिएगा, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि हमें सारा सब हम पूरी इतिहास का सारा ज्ञान लेके बैठ जाएं। सर दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, हम यहाँ पे एग्जाम क्लियर करने के लिए, देखिए फोकस बिल्कुल क्लियर रखना है। वाई वी आर हियर, वाई यू आर गिविंग अप योर टाइम हियर so that you can crack this exam which is called as UPSC. If you want to become an historian, if you want to gain maximum, then you should go into academics and do your doctorate on that. Doesn't matter. Any subject you read, whether it is history, economy, polity, geography, जो भी पढ़ो, सिर्फ अपना फोकस ध्यान रखना कि उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है या जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरीली गोइंग डीप इनटू थिंग्स, क्योंकि आप बोलोगे सर 36 राजपूत क्लैंस हैं, हमें तो सारे पता होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ये मेजर्स भी, अगर मेजर आपको ये, अब आपसे मैं कहूँ कि यहीं से अगर एक क्वेश्चन मैं बना दूँ मैच द फॉलोइंग का, अगर आपको यही 4-10-12 ये याद रह जाएं, 9-10 ये जो भी मेजर क्लैंस हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली यहाँ बन जाता है कि यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है।
कि मैच द प्लेसेस और द कैपिटल्स विद देम. So again we have to study limited, but whatever we will study that should be rock solid. आप जो भी पढ़ के जाएं, आप जितना भी सिलेबस कवर करके जाएं, वैसे तो कोशिश करिए कि मैक्सिमम सिलेबस, एंड इफ यू आर कवरिंग लाइक 80-85% प्लस सिलेबस यू आर गुड इनफ. लेकिन अगर आप 80-85% सिलेबस कवर अप कर रहे हो, ये मेरा सजेशन नहीं, इट्स एज अ टीचर इट्स अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर दैट प्लीज वो रॉक सॉलिड होना चाहिए, उसमें से कुछ गलती ना हो, इतना अच्छा प्रिपेयर करके जाओ. 100% को लूजली कवर अप करने से अच्छा है 85% को रॉक सॉलिड कवर करके जाओ, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल. सो आगे बढ़ते हैं. हम इनमें से कुछ क्लैंस को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनका इंपॉर्टेंट इन द सेंस हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस से मतलब है जिनका इंपैक्ट रहा. शुरुआत करते हैं द प्रतिहाराज. सो ये करीब 3 सेंचुरी तक प्रतिहाराज रूल्ड, ऑल्सो कॉल्ड एज द गुर्जर प्रतिहारा. तो ये जो आप देख रहे हैं मैप, ये अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या होगा, कि इनका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो था सिंध से लेके कामरूप यानी कि आसाम के एंड तक था. सिंध इज इन नाउ पाकिस्तान. सो ये पूरा नॉर्दर्न इंडिया को और नॉर्दर्न इंडिया को, पूरा प्लेन्स वाला जो रीजन है उसको ये डोमिनेट करते थे, उसको ये रूल करते थे. दे रूल बिटवीन 8th and 11th century AD and over the north and the northwestern India. Pratiharas were a fortification. Why they were called as fortification? क्योंकि जब जुनैद ऑफ सिंध ने 725 में यहाँ से लेके यहाँ तक महमूद गजनी तक ये अटैक जब भी हुआ, तो इन्होंने इस बाउंड्री पे, ये देखिए आप, सिंध में तो सॉरी रूलर्स आ ही चुके थे, यहाँ से जो भी अटैक आ रहा था, इन्वेजन आ रहा था सिंध और मुल्तान की तरफ से, यहाँ से जो अटैक आ रहा था उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा फोर्टिफिकेशन बना रखा था. बहुत अच्छे से ये डिफेंस कर रहे थे और इन्होंने इन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया. अब हम बात करते हैं प्रतिहाराज रूलर्स की. कौन कौन मेजर रूलर्स थे? नागाभट्टा 1, ये 725 से 740 AD तक थे, एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी विद कन्नौज एज इट्स कैपिटल. अब यहाँ पे आप कन्नौज को ध्यान रखिएगा, कन्नौज शहर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कन्नौज. उसके बाद वत्सराजा एंड नागाभट्टा 2, they played a vital role in merging the empire. So you can see here that this was not a single empire. They have to work hard on merging them. Then Mihir Bhoj, the most powerful Pratihara king. During his period, he expanded from Kashmir to Narmada and from Kathiawar to Bihar. मैप में आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कश्मीर वाला हिस्सा आ जाता है. कश्मीर, तो दिस इज रिवर नर्मदा, दिस इज द काठियावाड़ इन गुजरात, एंड अगेन मगध, यहाँ तक ये आ चुके थे, बिहार तक. देन उनके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट रूलर महेंद्रपाल 885 to 908 AD. ये कौन थे? ही वॉज द सन ऑफ मिहिर भोज, एंड हिज एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर मगध एंड नॉर्थ बंगाल. सो मगध और नॉर्थ बंगाल के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल बढ़ाया. क्या वजह थी? ये मेजर रूलर्स थे, लेकिन क्योंकि ये 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक थे, मतलब कहीं ना कहीं इनका डिक्लाइन जरूर आया. इनका डिक्लाइन क्यों आया? राज्यपाल वॉज द लास्ट प्रतिहारा किंग. सो ये आप फर्स्ट कौन था? नागाभट्टा 1. लास्ट कौन था? राज्यपाला. सो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है. और एंड में क्या हुआ? व्हेन दे डिक्लाइन दे वर लाइक रिड्यूस्ड टू कन्नौज. The Pratihara power began to decline after Mahmud of Ghazni attacked the kingdom in 1018 AD. तो जब महमूद गजनी का अटैक शुरू होता है, और जब उसने अटैक करना शुरू किया, और उसके अटैक के बाद से ही ये जो प्रतिहारा किंगडम था, ये जो प्रतिहारा पावर थी, ये क्या होने लगी? ये डिक्लाइन होने लगी. इसके बाद हुआ क्या कि ये जो इनके फ्यूडेटरीज थे, क्योंकि बड़ा एम्पायर था, हमने देखा काठियावाड़ से लेके मगध तक, उधर कश्मीर से लेके नर्मदा तक, ये एक बड़ा एम्पायर था. और जाहिर सी बात है, आप अगर हम राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन को समझे तो वहां भी फ्यूडेटरीज, जागीरदारी थी, जागीरें दी जाती थी, और उसका किसी ना किसी को हेड बना दिया जाता था. तो ये जो पालास, तोमर्स, चौहान्स, राठौर, चंदेला, गोहेला, परमार, ये सब क्या थे? ये प्रतिहाराज जो थे, इनके क्या थे? ये फ्यूडेटरी थे, मतलब ये इनके कंट्रोल में थे. ये उस पर्टिकुलर लैंड पे रूल तो करते थे, लेकिन क्या होता था? उसका जो टैक्स था, उसका जो भी रेवेन्यू था, उसका एक शेयर ये प्रतिहाराज को भी देते थे, और प्रतिहाराज के पैट्रनेज को भी रिकॉग्नाइज करते थे. सो
जैसे ही प्रतिहारा डिक्लाइन होने लगे, आप यहाँ आपको दिखेगा कि पालाज अलग हुए, तोमर अलग हुए, चौहान, राठौर, चंदेला, गोहिला, परमार, ये जो सारे लोग थे, इन्होंने क्या किया अपने आप को, क्योंकि व्हेन दैट स्ट्रॉन्ग हेड ऑफ द फैमिली और दैट स्ट्रॉन्ग सेंटर of power has declined, what will happen, they declared themselves as an independent ruler. अब इसमें हम बात करते हैं गोपालास की. सबसे पहले गोपाला फाउंडेड द डायनेस्टी इन 750 AD. He was the chieftain or the military general who was elected by the king as a notable man to prevent the anarchy. तो डायनेस्टी का फाउंडेशन और डायनेस्टी किंग नहीं था. देखो यहाँ पे एक चीज समझना कि ये किंग अभी नहीं बना है, अभी सिर्फ डायनेस्टी बनी है, अभी ये फीडेटरी का काम करेंगे. और क्या हुआ था, ही वॉज द मिलिट्री जनरल. क्यों? क्योंकि उस एरिया में एनार्की को प्रिवेंट करने के लिए. एट द टाइम ऑफ हिज डेथ पाला किंगडम वॉज रिड्यूस्ड टू बंगाल एंड मोस्ट ऑफ बिहार. ही बिल्ट मॉनेस्ट्री एट उदांतापुरी इन बिहार. कंसिडर द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल. ये आपको ध्यान रखना है. कौन? गोपाला. तो ये चीफ्टन था, उसको मिलिट्री किंग बना दिया गया, ठीक है. और ही वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल. तो इससे क्या पता चलता है कि ये बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करते थे. देन धर्मपाल 770 to 810 AD. He was the son and successor of Gopala. He expanded the kingdom. He was a pious. लेकिन जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है धर्मपाला का, दैट इज दिस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एट भागलपुर इन बिहार. ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हु लेड द फाउंडेशन ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, दैट इज धर्मपाल. तो अब यहां से आप कोई भी क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां से स्टैब्लिश हुई, हो सकता है आपको टाइम पीरियड पूछ ले. अब आपको एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं याद है तो सर आप इसमें से आप ऑप्शन का जो भी आपको नियरेस्ट लगता है, हो सकता है समटाइम्स दीज थिंग्स ऑल्सो वर्क आउट. बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी धर्मपाला के साथ, दैट ही वॉज इन अ फ्रीक्वेंट वॉर विद प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा. तो राष्ट्रकूटा अभी हम आगे देखेंगे. द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज. कन्नौज के लिए 200 साल लड़ाई हुई. क्यों? क्योंकि कन्नौज वॉज एट द सेंटर और वहां से हर चीज कंट्रोल की जा सकती थी. तो कन्नौज के लिए लड़ाई भी हम आगे देखेंगे. द पालास बिकेम मोस्ट पावरफुल किंगडम इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न ड्यूरिंग हिज रूल. तो पालास जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग कब हुआ? धर्मपाल के टाइम पे. धर्मपाला के टाइम पे 770 to 810 AD इनका टाइम पीरियड था. विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड हिज फ्रीक्वेंट वॉर विद प्रतिहाराज एंड राष्ट्रकूटास. देन केम देवपाला. देवपाला जो थे वो धर्मपाल और रन्ना देवी जो कि एक राष्ट्रकूटा प्रिंसेस थी, उनके पुत्र थे, उनके बेटे थे. और इनका जो टाइम पीरियड था 810 से, इन्होंने भी करीब 40 साल रूल किया, 810 to 858. इनके टाइम पे क्या हुआ? आसाम, उड़ीसा और कामरूप. कामरूप मीन्स आसाम का थोड़ा सा दैट होल रीजन. ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम टू दैट part also. He was a staunch Buddhist and built many monasteries and temples in Magadha. He defeated राष्ट्रकूटा ruler अमोघ वर्षा. तब जब राष्ट्रकूटाज में आपने देखा होगा अमोघ वर्षा जो है ये एक मेजर रूलर था. महिपाल 1 उनके बाद आते हैं. He recovered north and also took Bihar. So he was like not that important. This Devpal is important क्योंकि यहाँ से हो सकता है ये पूछ लिया जाए. So ये आपको ध्यान रखना है कि गोपाला, देन धर्मपाला, देन देवपाला, ये तीनों इट्स लाइक फैमिली लीनेज इज गोइंग ऑन. और ये दोनों का राष्ट्रकूटा प्रिंसेस से जो धर्मपाल का मैट्रिमोनियल अलायंस था उसके ही वाज सन ऑफ दैट. द लास्ट स्ट्रॉन्ग पाला किंग वाज रामपाल एंड हिज किंगडम, द किंगडम डिसइंटीग्रेटेड. और ये उनके बेटा, इनका जो बेटा था कुमारपाल, उसके टाइम पे क्या हुआ, ये जो है पूरा डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पाला किंगडम शुरू हो गया. मदनपाल, ही इज फ्रॉम 1144 to 1162. ही वाज द लास्ट पाला किंग. ये ध्यान रखना है, ठीक है. एंड आफ्टर हिम द सेना डायनेस्टी रिप्लेस द पालास. तो इनके बाद द सेनाज ऑफ बंगाल अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में, ये वो वाली डायनेस्टी जो है इनको ओवरटेक करेगी इसके बाद. सो दिस इज द होल सीक्वेंस अबाउट द पालास. यू हैव टू रिमेंबर दिस. Now we talk about जो भी हमने बात की थी, द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज. कन्नौज के लिए लड़ाई रही और करीब 200 साल लड़ाई रही. और ये लड़ाई किस किस के बीच की थी? प्रतिहाराज ऑफ द सेंट्रल इंडिया, द पालाज ऑफ बंगाल एंड द राष्ट्रकूटाज ऑफ द डेक्कन. ऑल these three dynasty wanted to establish their supremacy over Kannauj and the fertile Gangetic Valley.
अब कन्नौज जो है, कन्नौज का सिचुएशन, यस, ये देखिए, ये थी कंडीशन, ये दिस ग्रीनिश एरिया, ये देखो, ये वॉर होते रहते थे, बैटल्स होती रहती थी, ये जो है डोमिनेंस का एरिया जो है घटता बढ़ता रहता था। अब आप कन्नौज को अगर समझो, कन्नौज पहली चीज तो है गंगा के किनारे, गंगा जी निकल रही हैं वहां से, और यहां से आपको डायरेक्ट कंट्रोल यहां नर्मदा तक मिलता है, विच इज अ प्लेन। यू गेट कंट्रोल ओवर हियर अप टू, यू कैन से दिस होल रीजन ऑफ द गंगा रीजन जो है गैंजेटिक प्लेन्स, और यहीं से आपको यहां तक कंट्रोल मिलता है। सो एक इक्वल एक सेंटर पॉइंट था, आज भी है। कन्नौज इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन। सो कन्नौज की जो सिचुएशन है, और इसको पाने के लिए, इसको डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये जो फर्टाइल लैंड है, द गंगा यमुना वैली, और जिसे हम गंगा यमुना का दोआब कहते हैं, इसको डोमिनेट करने के लिए ये तीनों में, दिस पिंक पार्ट फ्रॉम राष्ट्रकूटास भी इधर से आना चाह रहे थे, इधर से पालाज आना चाह रहे थे, इधर से प्रतिहारास तो खैर इस एरिया में थे ही, और ये तीनों का जो यू कैन सी दिस होल ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है, ये कन्नौज के लिए रहा। और ये कितना रहा? करीब 200 साल। और ये इतना ज्यादा था कि एक्चुअली इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की वजह से इट पेव्ड द वे फॉर इन्वेडर्स टू कम इन, paved the way for invaders to come in। और इसकी वजह से जो टर्किश और अरब, हम जो बात करते हैं द अरब टर्किश इन्वेजन, वो, क्योंकि यहाँ पे जब लड़ाई हो रही है, तीन लोग लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दिस एरिया इज वेरी मच वल्नरेबल, एंड व्हाट हैपेंस दैट इट इज, यू नो, it become weak, and it becomes a very hot spot for entry for any of the invaders who were coming from this northwestern part। So this was the effect कि ये जो 200 साल की लड़ाई रही कन्नौज के लिए, वो उसने कमजोर किया, और उसकी वजह से यहां से किसी अरब सिंध तक तो आ ही चुके थे, और उसके बाद उन्होंने इधर और इधर एंट्री की, एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ओवर इंडिया। मूविंग ऑन, और जो डिफरेंट क्लैंस थे, डिफरेंट जो फ्यूडेटरीज थे प्रतिहारा के, जब उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, सो द तोमर्स ऑफ दिल्ली, दे फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दे फाउंडेड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 736 एडी। ये ध्यान रखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महिपाल तोमर कैप्चर्ड थानेश्वर और थानेसर, हंसी एंड नागरकोट इन 1043 एडी। चौहान्स कैप्चर्ड दिल्ली इन द मिडिल ऑफ 12th सेंचुरी एंड तोमर बिकेम देयर फ्यूडेटरी। तो हुआ क्या, पहले तोमर्स थे, फिर दिल्ली को किसने कैप्चर किया? दिल्ली को कैप्चर किया चौहान्स ने, और जब चौहान्स ने उन्हें कैप्चर कर लिया, तो ये तोमर जो पहले मतलब फर्स्ट दे वर लाइक फ्यूडेटरीज ऑफ प्रतिहारा, देन दे रूल्ड ओवर दिल्ली, एंड देन चौहान्स टुक ओवर देम। सो ये लड़ रहे थे आपस में, तो फिर क्या हुआ? तोमर्स बिकेम फ्यूडेटरीज ऑफ चौहान्स। देन चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, Chauhans declared their independence in 1101 at Ajmer, and they were also the feudatories of Pratihara। उन्होंने क्या किया? उज्जैन, अब देखो, ये परमार्स ऑफ मालवा से भी लड़े, एंड अभी हमने देखा कि ये तोमर से भी लड़े। तो ये जो राजपूत क्लैंस थे, ये जो आपस में लड़ रहे थे, ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो अरब टर्किश इन्वेजन है वो सक्सेसफुल रहा। फाइन। सो 12th सेंचुरी में आके इन्होंने दिल्ली को कैप्चर किया, और दिल्ली को इन्होंने कैपिटल बनाया। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था पृथ्वीराज चौहान थे, और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम इन डिटेल तब पढ़ेंगे जब हम मोहम्मद गौरी को देखेंगे। देन वी टॉक अबाउट राठौर्स ऑफ कन्नौज। 100 साल के आसपास इन्होंने रूल किया, द राठौर्स ऑफ कन्नौज ने, और दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स हियर। जयचंद वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, एंड ही वाज किल्ड इन बैटल ऑफ चंदावर। ये बैटल इंपॉर्टेंट है, 1194 एडी बाय मोहम्मद गौरी। सो ये ध्यान रखिएगा, ये बैटल इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ चंदावर बिटवीन हुम? जयचंद एंड मोहम्मद गौरी इन 1194 AD, in which he was killed, and again this whole Turkish rule became dominated in India. Then we talk about the Chandelas of the Bundelkhand. Established themselves in 9th century AD. Mahoba was their capital of Chandela during the period of Chief Yashovarman. यशोवर्मन एक important chief थे, important ruler थे इसके। महोबा के अलावा कलिंजर वो एक important fort था, बट इनका जो सबसे बड़ा contribution है वो ये है
खजुराहो के मंदिर काफ़ी फेमस है आर्ट एंड कल्चर में, आपने पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ this खजुराहो टेम्पल एंड देयर काइंड ऑफ आर्ट एंड एवरीथिंग. सो ये खजुराहो के टेम्पल के इन्होंने बनाए द चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड ने. परामल was their last Chandela ruler and he was defeated by Qutbuddin Aibak in 1203 AD. So ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. Then the Sisodias or the Gohilas of Mewar. The Rajput ruler Bapa Rawat was the founder of Gohila or the Sisodia dynasty and Chittor was his capital. तो मेवाड़ की कैपिटल क्या थी? चित्तौड़. And here comes the movie Padmavat. Yes. So Rana Ratan Singh played by Shahid Kapoor in the movie. ये जो है इस मूवी में अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा हिस्ट्री के साथ कोई बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं की गई है. आप वो मूवी देख सकते हैं और अगर आपको उसमें से कुछ फैक्ट्स मिले तो आप समझ भी सकते हैं. सो दैट मूवी इज़ मोर और लेस वेरी मच बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. अब जाहिर सी बात है कुछ पिक्चर्स मॉडर्नाइज करने के लिए कुछ चीज़ों का ऐड ऑन और डिलीशन किया जाता है, बट बाय एंड लार्ज दैट मूवी पद्मावत इज़ करेक्ट टू द पॉइंट. तो मेवाड़ के जो सिसोदिया थे, राणा रतन सिंह जो थे इन 1307 अलाउद्दीन खिलजी, और वो सारी कहानी आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा. देयर आर सर्टेन मूवीज़. जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि आप कुछ मूवीज़ ज़रूर देखें, जैसे एक मंगल पांडे ज़रूर देखें. आई नो वो मूवी जो है ज़्यादा बट वहाँ पे आपको एक पॉइंट समझ में ज़रूर आएगा. द होल कॉन्स्पिरेसी ऑफ द 1857 रिवोल्ट, दैट हाउ इट स्टार्टेड, ये आपको समझ में आएगा. एंड ज़्यादा उसमें भी फैक्ट्स और हिस्टोरिकल उसके साथ कोई ज़्यादा टैम्परिंग नहीं है. सो ओवरऑल इट्स गुड. भगत सिंह पे जो मूवीज़ हैं एंड उसको भी ज़रूर देखिए कि वहाँ पे आपको हिस्ट्री का काफ़ी कुछ हिस्सा मिलता है, स्पेशली द वन विच इज़ नेम्ड एज दैट लेजेंड ऑफ भगत सिंह. सो यू वॉच दैट मूवी. वहाँ पे आपको इंडिया मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा. So you can watch these also. So इसी चित्तौड़ में राणा रतन सिंह एंड दैट होल पद्मावत स्टोरी यहाँ पे होती है, और अलाउद्दीन खिलजी भी ही इन्वेड द टेरिटरी एंड डिफीटेड देम. देन राणा सांगा एंड महाराणा प्रताप, ये दो इंपॉर्टेंट रूलर थे. इन्होंने काफ़ी टफ फाइट दी मुगल रूलर्स को, और जब मुगल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका रोल देखेंगे हम. देन परमार्स ऑफ मालवा, ये भी फ्यूडेटरी थे प्रतिहारा के, एंड इन्होंने 10th सेंचुरी के आसपास अपना जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया. और धार इज अ प्लेस इन एमपी, ये उनकी कैपिटल थी. और इनके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे राजा भोज फ्रॉम 1018 टू 1069 एडी. इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने धार में कॉलेज सेटअप किया संस्कृत लिटरेचर के लिए. और मगर इनका जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है is the most the beautiful lake in Bhopal, the place where I belong. That is one of his major contribution. और if you visit Bhopal, कभी आप जाएं तो आप वहाँ देखेंगे कि बीच लेक में एक it's like a structure राजा भोज की एक बहुत बड़ा सा स्टैचू भी है. So it's a good place to visit. And the lake, it's the largest lake, artificial lake, or you can understand 250 square miles is the size, is the area of that lake. तो ये उनका मेजर कंट्रीब्यूशन है राजा भोज का. द रीन ऑफ परमार्स, ये मालवा के जो परमार्स थे इनका किससे हुआ? इनका भी एंड किसने किया? इनका भी रूल का एंड किया अलाउद्दीन खिलजी ने. अब हम बात करिए, तो बात हुई मेजर रूलर्स की, मेजर जो उनके राजा महाराजा जो भी शासक थे, रूलर्स थे उनकी. अब हम बात करते हैं राजपूत रिलीजन एंड गवर्नमेंट की. पहली चीज तो हुआ राजपूत, तो वो जो डायलॉग था ना बड़ा सा कि राजपूत कौन है, तो वो दैट्स ऑल ट्रू अबाउट देम. they are like great warriors and chivalrous, by they are like fearless people, great warriors, and the biggest strength is when they protect women and the weak. क्योंकि इनका हमेशा से एक वो रहा है दैट वुमेन को इन्होंने बहुत अच्छा स्टेटस दिया. And when it comes to protecting the women, they have got everything at stake. तो वो
कमज़ोरों के लड़ाई, कमज़ोरों के हक के लिए, औरतों के हक के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में औरत को हमेशा से एक सप्रेस्ड, आप देखेंगे स्पेशली अर्ली मिडिवल और लेटर मिडिवल फेज में भी, कि एक थोड़ा सा सप्रेस्ड क्लास ट्रीट किया गया। तो उसमें राजपूत ने हमेशा औरतों के प्रोटेक्शन, उनके द मान सम्मान ऑफ वुमेन पे हमेशा फोकस रहा उनका, और उसके लिए उन्होंने अपना हर चीज़ दाव पे लगाई है। देयर आर वेरियस इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री। दे वर द फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि ये क्षत्रिय थे और पैटर्नाइज, लेकिन फिर वही चीज़ टॉलरेंस था, ऑल्सो पैटर्नाइज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो हिंदुइज्म फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को वो डिनाउंस करते, वो रिजेक्ट करते, या उनको उसको इनटॉलरेंट स्ट्रक्चर में डाल देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हिंदुइज्म फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसको भी पूरा मान सम्मान दे रहे थे। द भक्ति कल्ट, द भक्ति मूवमेंट, आगे चल के भक्तिज्म एंड सूफिज्म पढ़ेंगे जब हम, तो यहाँ पे ये जो भक्ति मूवमेंट था, भक्तिज्म सूफिज्म वाला, ये भी इन्हीं के टाइम पे शुरू हुआ। तो दिस वाज द रिलीजन, बट द प्रॉब्लम वाज दैट द गवर्नमेंट वाज मोस्ट आउटडेटेड इन कैरेक्टर। तो रूल जो था, जिस हिसाब से वो शासन कर रहे थे, जिस हिसाब से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे, वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना फर्म नहीं था। वही जागीरदारी थी। ईच किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ जागीर्स व्हिच वाज हेल्ड बाय जागीरदार। ये फ्यूडेटरीज थे, जैसे ही स्ट्रांग रूलर हटता था, ये फ्यूडेटरी अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करते थे। फिर हर किसी के अंदर देखो ख्वाहिशें तो सबके अंदर है ना, कि हम अपना अपना किंगडम एक्सपैंड करें। और ये किंगडम एक्सपैंड करने के चक्कर में क्या हुआ, ये अपने आप में लड़ते रहे। जब ये अपने आप में लड़ते रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, जो इन्वेडर्स बाहर से आ रहे थे, आप आपस में लड़ते रहिए, वो आपको वीक पॉइंट मिलेगा, दूसरे आके आप पे रूल करने लग जाएंगे। सो दिस वाज द नेचर। लिटरेचर, द काल्हाना जो है उनका जो कॉम्पोजिशन है, राज तरंगिनी, गीत गोविंदम जयदेव का, कथा सरिता सागर सोमदेव, चंदन बरदाई जैसा कोर्ट पोएट जो पृथ्वीराज चौहान के उसमें हुए, एंड पृथ्वीराज रासो उन्होंने लिखी। भास्कराचार्य रोड सिद्धांत शिरोमणि, इट वाज अ बुक ऑन एस्ट्रोनॉमी। सो ये कुछ मेजर लिटरेरी वर्क थे उस दौर के। और लिटरेचर भी काफ़ी फ्लरिश हुआ। आर्ट एंड कल्चर में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि जो फोर्ट्स का स्टाइल था, जैसे हैंगिंग बालकनीज थी, लार्ज फोर्ट्स थे, क्वाइट वेल वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर थे, इस तरीके का। और जो फोर्ट होता था राजपूत आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, तो इट वाज ऑन अ हिल। आप अगर समवन इफ यू हैव विजिटेड राजस्थान, तो वहाँ आप देखेंगे कि वो जो फोर्ट होता है हमेशा हाइट पे होता है, और पूरा शहर उसके इर्द गिर्द बसा होता है। तो ये एक यूनिक कैरेक्टर था जो फोर्ट्स बिल्डअप हुए। और भी चीज़ें हैं, तो दिस यू कैन रेफर इन आर्ट एंड कल्चर। सो दिस वॉज ब्रॉडली अबाउट राजपूत्स। I hope you have liked the lecture, you have gained something out of it, and whatever points we have mentioned here, please उनको note down करिएगा, क्योंकि ये important है। एक बार लिख लेंगे तो जहन में हमेशा बना रहेगा। So have a great time at home, keep working hard, keep studying, and keep yourself self-motivated. That is most important. I'll see you in the next lecture. Till then, have a great time. Thank you so much.